अगले इन 7 दिनों में आप विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनमें एक भावना, विचार डालेंगे ताकि हम सब मिलकर के भारत में लगभग 88% इतना ही है ना जो आयात हम टोटल खपत का करते हैं, कितना धन अपने देश का बाहर के देशों में जाता है। लेकिन आज की ये आवश्यकता बन चुकी है कि इसके बिना काम तो चलेगा नहीं। अब हमारी समझ कितना काम करती है वो इसमें बहुत सहयोग प्रदान कर सकती है। हम ऐसे आयोजन इसलिए करते हैं ताकि समाज में चेतना पैदा हो, जागृति पैदा हो, अवेयरनेस पैदा हो। यदि देश में सभी जिम्मेदार नागरिक बन जाए और अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें तो हम इस पखवाड़े के द्वारा जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी उसमें बहुत बड़ा देश का लाभ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं अनुभव करता हूं। मैं यहां से पहले हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहा 4 वर्ष। पहली बार मैंने राजभवन देखा था और देख करके मैंने अनुभव किया कि वहां स्विच ऑन करने की व्यवस्था थी, ऑफ करने की कोई विधान ही नहीं था। 24 घंटा जहां जाए यूं ही नहीं पता दिन है या रात है, लाइट इतनी पावरफुल जलती थी। और जिन दिनों सर्दी का मौसम था तो ब्लोअर चलते हैं, वो पूरा राजभवन इतना बड़ा उसको गर्म करते थे, हीट। उस रूम में कोई है अथवा नहीं है, लेकिन पूरा राजभवन सर्दी से मुक्त पूरी सर्दियों रहता था। तो कई दिन के बाद मेरी समझ में आया कि यहाँ का ये सिस्टम ही ऐसा है या इसको बदला जा सकता है। कुछ दिन तो मैं बोला नहीं, नया था, मेरे को जानकारी कम थी। लेकिन एक दिन मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया कि ये परंपरा किसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत है या आप ही चलाए रखते हो इसको। तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ नहीं, केवल सर्दी से बचाव के लिए। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन सा काम यहाँ ऐसा करते हो? यहाँ इस हिमाचल प्रदेश में कितने किसान बेचारे खेतों में काम करते हैं, खुले वातावरण में करते हैं। वो जिन घरों में रहते हैं वो ब्लोअर किसके यहाँ चलते हैं। मेरे को तो इसकी जरूरत है नहीं, अब तुम बताओ तुम्हारी जरूरत कितनी। तो मैंने उनको कहा तुम इसके बिना रह नहीं सकते तो अपने रूम में हीटर लगा लो, लेकिन इस सारे तंत्र को बंद करो तत्काल। तो मैंने पूरा बंद कराया और उसका परिणाम 9 लाख रुपया प्रति वर्ष मैंने 4 साल तक वहां दिया। वहां गीजर लगे हुए थे 30-30 लीटर के और एक बाथरूम में डबल, और सब वो बिजली से चलते। मैंने कहा मेरे को तो स्नान करने के लिए 5-7 लीटर पानी की जरूरत है, तो इस सब की क्यों बिजली फूकी जाती? मैंने सबको स्विच ही कटवा दिए और वहां इस रूप में भी बिजली की बचत हुई। लेकिन चिंता का विषय क्या, मैं रहा तो चलता रहा, आया तो फिर वही काम शुरू हो गया वहां पे। अब मैं गुजरात में आया, यही परंपरा यहां देखी। सारा दिन लाइट, अफसर आते हैं, उनके आने से पहले सारे एसी चालू हो जाते हैं, चले जाए तो भी चालू रहते हैं। कोई बैठा है तो भी है और नहीं बैठा है तो भी है। और आपके यहां भी ऐसा ही होगा, ये सब जगह है। अब इस विचारधारा को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे ये कार्यक्रम कोई विशेष लाभ नहीं दे पाते।
और इसके लिए एक एक आदमी जिम्मेदारी निभाए तो ये काम तब होता है। अब जब मैं गुजरात में आया राजभवन में, तो मैंने पीछे वाला अनुभव था। तो एक दिन मैंने सभी कर्मचारियों को इकट्ठे बुलाया और उनको सारी चीजें समझाई। ऊर्जा राष्ट्र के लिए भी ऊर्जा है, इसको हम बचाएंगे तो पर्यावरण भी बचेगा। और जो व्यर्थ में आप एनर्जी यूज करते हो वो किसी गरीब किसान के खेत में चलेगी तो अनाज पैदा करके लोगों का पेट भरेगी। आप किस काम के लिए व्यर्थ में इसे जलाते हो? तो मैंने वातावरण बहुत बनाने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा उपलब्धि नहीं हुई। फिर मैंने एक अभियान चलाया, मैं सारा दिन स्विच ऑफ करता घूमता था खुद ही। तो वो देखते उनको फिर थोड़ी बहुत शर्म आने लगी कि ये खुद ही गवर्नर ही जब स्विच ऑफ करता है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और उसका परिणाम आप आके देख सकते हैं। मैं ये बोलता हूं, बिजली और ये सिस्टम बनाया हमने उपयोग के लिए। जब जरूरत है जरूर प्रयोग करो, आवश्यकता तो जरूर प्रयोग करो, जब आवश्यकता नहीं तो फिर क्यों प्रयोग करो? ये समझ भी आज हम नहीं पैदा कर पा रहे। आप और हम अपने अपने में विचार करें कि हम ईमानदारी से अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने दिनचर्या के जीवन में कितनी बिजली बचाते हैं, कितनी ऊर्जा बचाते हैं। नहीं बचाते तो पहल मैंने और आपने अपने से करनी पड़ेगी, और फिर एक वातावरण खड़ा होगा, तब बात बनेगी। और ये भाव तब पैदा होगा जब हमारे में देशभक्ति का जुनून होगा, जज्बा होगा, जिम्मेदारी होगी। अन्यथा लोगों की एक भावना बन चुकी, मैंने क्या लेना, मैंने क्या लेना, ये तो सरकारी है। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, ये सरकार भी तो मेरी आपकी है, ये देश भी तो मेरा और आपका है, यहीं की मिट्टी पानी में हम बड़े पले हुए हैं। इसके लिए मैं और आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बातें होती रहें, ये हमारे कभी कल्चर में नहीं था। आज उल्टा सिस्टम हो गया हमारे यहाँ। तो ये बोला जाता था, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, कि जो मन में वो वाणी में है, वाणी में वो कर्म में होना चाहिए। अब मैं अब भाषण दूं कि ऊर्जा बचानी चाहिए और मैं उसमें कोई योगदान नहीं करता, इन भाषण का क्या लाभ? अक्सर पूरे देश में जितने अफसर लोग हैं सरकारी, उनके आने से पहले घंटा 2 घंटा पहले ही सब लाइट, पंखे, एसी चालू हो जाते हैं। हाँ या ना बोलो? क्यों साहब, गलत तो नहीं है? और वो इधर उधर चले जाए ना बीच में उठ के, तो भी चलते रहते हैं। तो ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बचत कर सकती है। एक दिन मैंने गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 वर्ष 3 वर्ष पहले। चांदनी रात एक पार्क में मैंने खुले में कार्यक्रम किया। जब पूरी पूर्णमासी की चांद की रात है, पूरी रात भर प्रकाश है, तो ये जो स्ट्रीट लाइट यूं ही जलती रहती है, उस रात को इनको पूरी को बंद कर दें तो कितनी बचत होगी। और हमने वो कुछ घंटों के लिए बंद करवाई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब भी आप देखेंगे सर्दी है गर्मी, एक टाइम फिक्स कर देते हैं। और मैं इनसे लड़ता रहता हूं, अधिकारियों को भी बुलाता हूं, भाई जब छोटे दिन होते हैं तो सूर्य जल्दी छिप जाता है, और बड़े दिन है तो देरी में छिपता है। स्ट्रीट लाइट सूर्य है और आपकी जलनी शुरू हो जाती है। क्यों जलती है वो? सूर्य अस्त होता है तो उसके 15 मिनट तक भी प्रकाश रहता है। आप यदि पूरे देश के लोग ईमानदारी से इस 15 मिनट की सवेरे और 15 मिनट की शाम लाइट को आध घंटा भी बचाते हैं तो कितने करोड़ों रुपए की ऊर्जा बचाई जा सकती है। इसकी ओर कतई गंभीरता नहीं, इसको हम फैशन मानते हैं। जो जितनी बिजली जलाए वो बहुत बड़ा आदमी, जो कूड़ा फेंके वो बड़ा, जो कूड़ा सफाई करे वो छोटा। ये जो सोच समाज में पैदा है, इससे परिवर्तन नहीं आने वाला।
पहल मैंने अपने और आपसे करनी होगी, और ये भावना होती है देशभक्ति पूर्ण जिम्मेदार आदमी के द्वारा। कौन क्या करता है, मैं क्या करता हूं, अपनी ओर देखना चाहिए। मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। इस सोच से काम करेंगे तो काम बनेगा, अन्यथा इन कार्यक्रमों से कुछ होता नहीं। मेरे को एक घटना याद है, जापान में सुनामी के कारण वहां न्यूक्लियर प्लांट था उनकी ऊर्जा का, वो सुनामी ने ध्वस्त कर दिया, और उसको ठीक करने के लिए जो वहां के इंजीनियर काम करते थे वो उसमें लगे रहे। न्यूक्लियर वो खतरनाक होता जब उसमें गड़बड़ होती है तो वहां के 15-20 इंजीनियर उसको ठीक करते हुए मारे गए। वहां के जो बुजुर्ग इंजीनियर थे रिटायर्ड, जिन्होंने उस न्यूक्लियर प्लांट में काम किया था, उन्होंने आपस में बैठ करके एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में निर्णय लिया कि हमारे देश के नौजवान इंजीनियर इस प्लांट को ठीक करने में जान दे रहे, और हमने इस न्यूक्लियर प्लांट में काम किया। एक एक कहाँ क्या मशीनरी है, कहाँ क्या है, हम सबको पता है। हम बूढ़े हो चुके हैं, अब इन जीवन की हमें लंबा जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नौजवान इंजीनियर मरेंगे तो देश का कितना बड़ा विनाश होगा। इन्होंने देश के लिए बहुत लंबा काम करना है, और वो सारे बुजुर्ग रिटायर्ड इंजीनियर इकट्ठे होकर वहां की सरकार से मिले और सरकार को कहा इन जवानों को वहां से हटाइए और इस न्यूक्लियर प्लांट को ठीक करने का जिम्मा हम बुजुर्ग लेंगे। और उन्होंने लिया, उसको ठीक किया और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। ये है भाव। जब तक ये भाव मेरे और आपके अंदर पैदा नहीं होता, उस समय तक ना हम अच्छे घर चला सकते, न समाज के अच्छे दायित्व को निभा सकते, न राष्ट्रीय भाव को समझ पा सकते। ये चिंतन एक एक व्यक्ति अपने अंदर ले। अक्सर होता क्या है, हम अधिकारों के नारे सब लगाते हैं, लेकिन जहां कर्तव्य का सवाल आता तो हम सब पीछे हट जाते हैं। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं होगी तो हम अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते। और आप लोग जिस चिंता को लेकर इस पखवाड़े को मनाएंगे वो वाजिब है, समय की मांग है। हमारे यहाँ तेल गैस आयात भारी मात्रा में होता है, इससे देश का धन भी जाता है, और जब वो प्रयोग किया जाता तो उससे पर्यावरण भी दूषित होता है। आज विश्व में सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। ये मेरे आपको माफ करने वाली नहीं है। मैं बच जाऊंगा, आप नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई बचने वाला नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। आप अनुभव कर रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा सुनते थे लेकिन उसने दस्तखत दे दी। यूरोप के ऐसे देश जहां पंखे भी नहीं होते थे, आज उन देशों में लूएं चल रही है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। अरब के देश के लोग इस भारत में वर्षा काल में आकर यूं देखने आते थे वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे होते, उनको पता ही नहीं था। लेकिन अब की बार प्रकृति ने वहां भी बता दिया, उनकी भी कारें बह गई, उनका भी सब उजड़ गया। ये है ग्लोबल वार्मिंग का रूप, और ये इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना के लिए वैक्सीन आ गई थी, हम सब यहां बैठे, भयंकर तूफान आए, बताओ कौन सी वैक्सीन से रुकेगा? अतिवृष्टि हो, बताओ कौन सी वैक्सीन से रुकेगी? अति गर्मी हो, उसका इलाज क्या है? ये सब आने वाले समय की भयंकर चुनौतियां हैं। कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं धरती का 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों टन अनाज पैदा कम हो जाएगा।
और ये पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है ये बहुत दुखदाई है। अब हवा में जो जहर है, आपके लिए अलग हवा और मेरे लिए अलग थोड़ा ही आएगी, वो तो सबके लिए एक जैसी। और आज हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं प्रगतिशील, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, और जहां बैठे, आज स्थिति क्या बन गई? सांस लेने की हवा नहीं लेनी पड़ रही। छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े खराब हो गए हैं, अस्थमैटिक हो गए हैं, चश्मे लग रहे हैं, किनकी किडनी खराब है, किनकी हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज कोई घर ही नहीं बचा जिसमें नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस प्रगति के पीछे मैं और आप भाग रहे हैं, उसका दुष्परिणाम भी साथ में आ रहा है। प्रगति हो, इनकार नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की बिल्कुल चिंता में और आप नहीं करते, केवल आज अपने लिए सोचते हैं क्या बनेगा इस दुनिया का। आज जब हम खेतों में जाता हूं, मैंने एक अभियान चलाया है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, पूरे देश में वो राष्ट्रीय मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। आप और हम जो खा पी रहे हैं, आज सब स्लो पॉइजन सबके भोजन में, इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाला जाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो सब पौधों के द्वारा फलों में, सब्जियों में। अभी 4 दिन पहले एक अखबार के फ्रंट पेज पर एक महिला साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद बताया, जो बच्चे अभी पैदा हुए से 30 बच्चों पर उसने रिसर्च किया, सभी बच्चों में 30-40 तरह के पेस्टिसाइड पाए, नवजात शिशु। उसकी भी रिसर्च की, कैसे मिले? मां जो खा रही है अनाज, उसमें पेस्टिसाइड, दूध पी रही उसमें पेस्टिसाइड, जो पानी पी रहे उसमें जहर। ये आज सबके शरीरों में जाकर स्लो पॉइजन, ऑर्गेन फेल हो रहा है। 10-10 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे में हार्ट अटैक आ गया। ये सब हमारा जो ये पर्यावरण और ये जहरीला वातावरण खेतों में और हवा में हमने बनाया है, उसका ये दुष्परिणाम सामने आ रहा है। इन सब चुनौतियों से बचने का अभियान हमने प्रकृति की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और ये हमने सबकी हालत होगी, मैं भी, आप भी, कोई नहीं बचे। हमने शरीरों को इतना लग्जरी बना दिया, इतना सुविधा भोगी बना दिया, आज 2 मिनट पसीना आने नहीं देते, धरती से पैर पड़ने ही नहीं देते। धरती पे बच्चा खेलता, माँ भाग के पकड़ती है, मिट्टी में मत खेलो। अरे भली मानस, ये मिट्टी से ही तो बना है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, 5 चीजों से हमारा शरीर बना। अब लोहा टूटेगा तो लोहे से तो मरम्मत होगी, और लकड़ी टूटेगी तो लकड़ी से मरम्मत होगी। अब ये शरीर जिससे बना उसी से तो मरम्मत होगी। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तत्व शरीर को बराबर नहीं मिलेंगे तो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और हम इन चीजों से दूर इतने बढ़िया घर बनाते हैं, इतने शीशे फिट करते हैं, फिर कहीं गड़बड़ ना रह जाए पर्दे लगाते हैं, गलती से अंदर शुद्ध हवा ना आ जाए, इतना पक्का प्रबंध करते हैं। क्या जीने का मेरा आपका तरीका है? तो इस तरह से खान पान, रहने की प्रक्रिया, प्रकृति से दूर जाना, सुविधा भोगी जरूरत से ज्यादा बढ़ना, इसका परिणाम हमारे शरीरों में रोग से लड़ने की ताकत बची नहीं है। सारा दिन डॉक्टरों के चक्कर में हम सब रहते हैं। ये सब पर्यावरण का दोष, हवा में, धरती में, सूर्य की रश्मियों में भी आज अल्ट्रा वायलेट किरणें डायरेक्ट धरती पर आती है। ओजोन की परत कहते हैं छेद हो गए, हॉल हो गए उसमें। क्यों हुए? क्योंकि इतना कार्बन धरती पे छा गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसान जो है ना, खेत में जो यूरिया डालते हैं, कोई साइंटिस्ट चिंता में नहीं, हम चिंता में नहीं, इसमें नाइट्रोजन होता है। और जब वो नाइट्रोजन किसान खेत में डालता तो आकाश की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है,
और एक तीसरी गैस बनती नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुनी खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, 312 गुना। करोड़ों टन यूरिया डीएपी रोज बिखेरा जाता धरती पर पूरे दुनिया में, और वो जो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता वो किसका नुकसान करेगा? हमारा करेगा। जंगल कट गए और रात दिन हमारी बिना जरूरत के भी व्हीकल चलते हैं, जरूरत के भी चलते हैं। ये सब चीजों की ओर गंभीरता से हमने सोचना चाहिए और ये विचार आम जनता में जाना चाहिए। भारत सरकार इस दिशा में बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले दिनों बहुत बड़ा विश्व स्तरीय सम्मेलन यहाँ हुआ था, जिसमें ऊर्जा को बचाने के लिए अब पवन चक्की का और सौर ऊर्जा का अभियान देश में चला है। और अभी आदरणीय भंडारी जी ने बताया 2030 तक 500 गीगावाट बिजली केवल सोलर से उत्पन्न करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया और ये अभियान चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, इस दिशा में काम बढ़ रहा है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका खूब प्रयोग करना चाहिए और ये आएगी तो कुछ रास्ता बनेगा। हमारे देश का बहुत बड़ा धन हम केवल ईंधन के लिए विदेशों में देते हैं और हमारे यहाँ 24 घंटा क्या ज्यादा समय सूर्य ऊर्जा मिलती। बहुत बड़ी आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकती है। समुद्री किनारों पर हवाएं चलती, वहां पर पवन बिजली बनाई जा सकती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ी क्षेत्र में उसका उपयोग हो सकता है और इस दिशा में बहुत अच्छा काम भारत सरकार ने किया है और उसी सोच को लेकर आप लोगों को जागृत करने के लिए 7 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि ईमानदारी से इस दिशा में पहल हम स्वयं करें और लोगों को खूब जागृत करें, ताकि हम तेल और गैस इसकी खपत को कम कर सके, पर्यावरण को बचा सके, धन और वातावरण दोनों बच सके। मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं और चाहूंगा कि ये अभियान आपका एक जन आंदोलन बने। उदाहरण के रूप में मैं अपने से देखता हूं, मैं खुद अनुभव करता हूं। मुझे कहीं जाना होता था ना जिस गाड़ी में, तो वो आध घंटा पहले स्टार्ट करके मेरा ड्राइवर खड़ी कर देता और मैं देखता ये क्यों चला रखी है कि जी आप आएंगे ना तो फिर टाइम बचेगा और आप बैठेंगे तो इसमें ठंड पहले ही हो जाए। मैंने कहा इसकी मेरे को जरूरत नहीं, जब मैं अंदर बैठूं तब स्टार्ट करो इसको, उससे पहले जरूरत नहीं है इसकी। और वो मैंने कर दिया तो क्या दिक्कत आ गई। अब हर आदमी ये काम करे तो कितनी हम ऊर्जा बचा सकते, कितना ईंधन बच सकता है। लाल बत्ती चौक है, दुनिया भर की गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं, 1 मिनट भी आदमी उसके बिना नहीं रहता। तो ये आदतें भी बदली जाएं, विचारों में भी परिवर्तन हो तो कुछ होगा। बाकी तो जबानी जमा खर्च तो मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लोगे, उससे लाभ होने वाला नहीं। कोई भी काम ईमानदारी से, कर्तव्य भावना से हो और राष्ट्रीय उसमें देशभक्ति का जज्बा हो तो निश्चित रूप से परिणाम मिलते हैं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, ये पवित्र मिशन है पर्यावरण और राष्ट्र की संपदा को बचाने का। इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आपके लिए मंगल कामना। धन्यवाद।